हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, वो भी जनरल स्टडीज़ का। और दोस्तों, हमारा जो ये आपका पेपर है ये 13 जनवरी 2021 को हुआ था। और दोस्तों, ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 24 है। इसके पहले दोस्तों 23 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जा कर के उसे देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे एस्ट्रोसैट को जाना जाता है। और दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, भारत का जो दोस्तों पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। और इसका प्रक्षेपण किया गया था 1975 में। और दोस्तों, ये दोनों आपके आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें जो भाषा होती है इसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो दोस्तों, ये जो जनरेटर होता है आपका, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। और दोस्तों, ये आपके पिछले किसी सेट का क्वेश्चन रिपीट कर गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा, अमीटर जो होता है, अमीटर से हम विद्युत धारा की माप करते हैं। विद्युत धारा, करंट की माप की जाती है। और दोस्तों, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से भी, गैल्वेनोमीटर होता है, इसके माध्यम से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है, विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। और दोस्तों, बल्ब जो है, इसकी खोज जो है एल्वा एडिसन ने किया था। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा और ये चारों आपके रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी अधिकांश की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एनर्जी करेंसी है? तो दोस्तों, इसे एटीपी कहा जाता है, एटीपी। और दोस्तों, एक बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि किसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है, खास करके पादप में, पौधों में, तो उसे एटीपी कहा जाता है, एटीपी को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, पवन चक्की जो है ये पारंपरिक स्रोत नहीं है। दोस्तों, पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत वे आते हैं जिनका बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है और जो सीमित है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब जो हैं, ये जो है दोस्तों, ये पारंपरिक स्रोत है। और अपारंपरिक के अंतर्गत जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारी ऊर्जा हो गया, ये सब जितने होते हैं दोस्तों अपारंपरिक होते हैं और ये नवीकरणीय होते हैं, ये समाप्त नहीं होंगे। अगला दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, लेंस की जो शक्ति होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें दोस्तों? डायोप्टर में। और दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये डायोप्टर में मापा जाता है। और दोस्तों, ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि लेंस की शक्ति, जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस होते हैं, तो इनकी शक्ति किस में मापी जाती है, पावर को? तो ये डायोप्टर में मापा जाता है। अगला दोस्तों, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आयोडीन के संश्लेषण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होना आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही आयोडीन शरीर में बनता है, इसका संश्लेषण होता है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन, श्रवण होता है, वो पेनक्रियाज, अग्न्याशय से होता है। किससे? अग्न्याशय। और ये कई बार दोस्तों पूछा गया है कि इंसुलिन का श्रवण किससे होता है? तो ये अग्न्याशय से होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित हैं? तो दोस्तों, बीज जो होते हैं इसके जो बीज होते हैं वो आवरण रहित होते हैं, मतलब वो ढके हुए नहीं होते हैं, ये पूछ रहा। तो इन्हें अनावृत बीजी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में। और दोस्तों, और जिनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं चारों तरफ से, उन्हें आवृत बीजी कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा और ये दोनों टर्म आपसे रेलवे में पूछा गया है। जो
बीज आवरण रहित होते हैं, यानी जो ढके हुए नहीं होते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, और जो ढके हुए होते हैं उसे आवृत बीजी कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों बी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो थे ये पियानो बजाते थे, पियानो से संबंधित थे। अगला दोस्तों हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखा है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा था कि गुलबदन बेगम का हुमायूं से क्या संबंध था? तो दोस्तों ये हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी। याद रखिएगा बाबर की बेटी थी और अकबर की दोस्तों अकबर की बुआ लगेगी, इस हिसाब से अकबर की ये बुआ थी। तो इतना याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें जो नादिरा नाम दिया गया है, ये नादिरा नाम जो है, ये नादिरा जो है ये अनारकली का मूल नाम था। अनारकली दोस्तों जिसने मुगले आजम मूवी देखी होगी, जब प्यार किया तो डरना क्या, जो गाती है वही अनारकली, उसी का मूल नाम था नादिरा। अगला दोस्तों सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो दोस्तों ये पहला देश था लिथुआनिया। और दोस्तों याद रखिएगा ये सोवियत गणराज्य जो था ये 15 देशों का संगठन था, जिसमें रूस शामिल था और यूरोप के पूर्वी देश शामिल थे, 14 यूरोपीय देश शामिल थे। और इसका विखंडन हो गया 1991 में। ये भी पूछा गया था कि यूएसएसआर यानी सोवियत गणराज्य का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में हुआ था, ये याद रखिएगा। इसमें कितने कुल देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे। और पहला इससे अलग होने वाला जो देश था वो लिथुआनिया था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार अब पूछा गया है दोस्तों, इसको तो पूरी तरह से रट्टा मार जाइएगा। अगला दोस्तों यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूएनडीपी का जो पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका डी आंसर जो है दोस्तों ये सही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो यूएनडीपी है इसका मुख्यालय भी एक बार आपसे पूछा गया था, तो ये न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और यही यूएनडीपी है दोस्तों जो आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास सूचकांक HDI, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो खासकर ये तो कई बार पूछा गया है कि HDI मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है। और ये भी पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अगला है दोस्तों इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था पेड़ों और वनों को बचाना। दोस्तों ये पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जाता है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। जैसे कि ये किस राज्य में चला था? तो ये उत्तराखंड राज्य में चला था, उत्तराखंड के चमोली जिले में, चमोली जिले में। और ये भी पूछा जाता है किस वर्ष चला था? तो 1973 में लगभग ये शुरू हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इसके जो चलाने वाले नेता थे उनका नाम। तो पहला जो इसमें नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, इन तीनों का नाम रट्टा मार के रखिएगा। आपसे सीधे सीधे पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन में बनाए रहता है चिपको आंदोलन। इसी तरह से चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन दिया रहता है चिपको आंदोलन। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों।
अगला दोस्तों, किंग जॉर्ज तृतीय के मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो दोस्तों ये 1800 में कराया था। दोस्तों इसी क्वेश्चन को आपके रेलवे में एक बार घुमा के पूछ लिया उसने कि मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने कराया था। ऑप्शन बनाया था किंग जॉर्ज तृतीय को। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन याद रखिएगा, और 1800 में इसकी स्थापना उन्होंने कराई थी। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। और ये अमृतसर दोस्तों किस राज्य में पड़ता है, ये भी आपसे पूछा गया था। तो ये पंजाब राज्य में पड़ता है। और दोस्तों सबसे पेट क्वेश्चन जो है कि जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष घटी थी? तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को। और ये कई बार पूछा गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, और ये आपका पेट क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों, JNNURLM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू अर्बन दोस्तों ये रिजुवेशन नहीं होता है इसका, ये इसका जो होता है, इसका होता है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है। रिन्यूअल होता है दोस्तों, रिन्यूअल मिशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी है, और ये किताब कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिए। खासकर हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, ये दोनों किताबें जो है दोस्तों ये गांधी जी ने लिखी है, और कई बार ये पूछा गया। और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू ये गांधी जी की आत्मकथा है। अगला दोस्तों, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो होता है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक बार घुमा के पूछा तो ये सिंगल पूछता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? तो ये हैदराबाद में है। तो कंफ्यूज मत होना, और ये घुमा करके ज़्यादातर ऐसे पूछा है। अगला दोस्तों, ASCII का पूर्ण रूप का क्या है? तो दोस्तों इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये दोस्तों कई बार ASCII का पूर्ण रूप पूछा है, तो ये पेट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? तो दोस्तों 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और दोस्तों इसके पिछले वाले सेट में सेम ही क्वेश्चन रिपीट किया था, तो वहाँ ऑप्शन बनाया था प्लस 5 घंटा 30 मिनट। तो याद रखिएगा प्लस में है, क्योंकि ये पूरब में भारत पड़ता है, इसलिए 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है भारतीय मानक समय जो है। अगला दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों 1929 में। यही क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले फिर रिपीट की उल्टा पूछा था, और आप यहाँ पे दूसरे तरीके से उसने पूछ लिया। और ये भी पूछता है दोस्तों, जो लाहौर का सत्र हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी के दौरान उन्होंने रावी नदी के तट के किनारे दोस्तों पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ये इतने फैक्ट याद रखिएगा, और कई बार ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो दोस्तों 65.46% था। अगला दोस्तों, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये भी पूछता है कि कितना प्रतिशत की गई है? तो 33% किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, अभी लोकसभा में जो आरक्षण का बिल है वो पारित हो गया है, लेकिन अगला जो परिसीमन आयोग होगा उसके बाद लागू किया जाएगा। अगला दोस्तों, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो दोस्तों ये हड़प्पा में पाई गई थी।
दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसको अच्छे से याद रखिए। ये पत्थर की मूर्ति है और पुरुष की मूर्ति है, ये नटराज की, ये हड़प्पा से पाया गया। लेकिन दोस्तों ये कांसे की भी मूर्ति पाई गई है, नर्तकी की। नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसे की है, वो मोहनजोदड़ो से पाई गई है। तो मोहनजोदड़ो से जो पाई गई है वो स्त्री की है और कांसे की है, और जो पुरुष की है वो पत्थर की है और ये हड़प्पा से पाई गई है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कांसे वाली जो मूर्ति पाई गई है नर्तकी की मोहनजोदड़ो से, यही आपसे पूछता है। और दोस्तों ये याद रखिएगा इसमें कि कांसा जो होता है ये कॉपर और टीन इसी का मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ओडिशा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, और ये कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बॉक्साइट होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों मसौदा समिति के सदस्य ए.बी. ठक्कर नहीं थे। दोस्तों ये मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। ये इसके अध्यक्ष के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो ILO जो है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये करती है। अगला दोस्तों, ये डैश दिया है, साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये वेब फाइल होती हैं और मिड फाइलें होती हैं, इन्हें साउंड इफेक्ट फाइल के 2 प्रकार हैं। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।